नहीं कर पाएगी। ये तो आप लिख कर रख लीजिए। वैसे देश की सियासत में मॉनसून चल भी रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर और बयार चल रही है। और अगला चैप्टर वहां पश्चिम बंगाल से ही शुरू करें। पाठशाला में आप समाज शास्त्र और तुष्टीकरण वाली क्लास। ये क्लास उस नई पीढ़ी को तो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए जो देश के नए नए मतदाता बने हैं। अगर वो इधर उधर फोन पर बिजी हैं तो मैं चाहती हूं कि आप उनको जरा आवाज लगाएं, हमारी जेन जी को, और जरा टीवी के सामने बैठा दीजिए। ये नए नए मतदाता या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं। इनको इस महिला के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कई ऐसे लोग हों जो इस चैप्टर के किरदार से अनजान हो। जैसे पिछले दिनों आप कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की कहानी से अनजान थे। सरला भट्ट कौन थी, कैसे कट्टरपंथियों ने उनकी जान ले ली, यह हमने आपको एक क्लास में बताया था न्यूज़ की पाठशाला में। आज भी एक ऐसी ही औरत, एक ऐसा ही किरदार, उसकी कहानी आपके सामने रखने जा रही है। ये वो किरदार है जिसे कट्टरपंथियों की वजह से पहले तो अपना देश छोड़ना पड़ा, और फिर तुष्टीकरण की वजह से जिस भारत ने उन्हें शरण दी, पनाह दी, उस भारत के एक राज्य को भी छोड़ना पड़ा। इस महिला का नाम है तस्लीमा नसरीन। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका, यानी बांग्लादेश से इनको निर्वासित कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया। निर्वासित इसलिए किया क्योंकि इन्होंने लज्जा और द्विखंडितों जैसी किताबें लिखी, जिनमें कट्टरपंथियों पर बात की गई। एक के बाद एक उन पर निशाना साधा गया। निर्वासित इसलिए क्योंकि ये धर्मांधता जो थे, धर्मांधता जो थी और जो बुराइयां थी, उस पर बेबाकी से बोलती रही। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, तस्लीमा नसरीन बंगाल के कोलकाता से भी अघोषित तौर पर निर्वासित थी। अघोषित समझते ना, जिसमें आप घोषणा नहीं करते हैं लेकिन आप काम बिल्कुल वैसा ही करते हैं कि सामने वाले को उस पर खरा उतरना पड़े या उस पर अमल करना पड़े। साल था 2007। तस्लीमा नसरीन को बंगाल छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन अब बंगाल की माटी ने करवट ले ली है। सोनार बांग्ला, जिसका सपना टैगोर ने देखा था, जिसका वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है, वहां बदलाव की ताजा हवा इस वक्त बहती हुई दिख रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे बंगाल की कल्पना की थी जहां चित्त भय रहित हो। जो आपका चित्त है वो भय रहित है, डरता नहीं है किसी से, और मस्तक आपका ऊंचा रहता है। और दशकों तक ऐसा हुआ भी। लेकिन उसके बाद पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी के राज में स्वार्थी और मजबूर सियासत ने अपना सर कट्टरपंथियों के सामने झुका दिया। जिस बंगाल की पहचान साहित्य, कला, अभिव्यक्ति की आजादी थी, उसे तुष्टीकरण का अड्डा बना दिया गया। लेकिन अब वहां वही तुष्टीकरण अपनी एक्सपायरी डेट पर पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है 1 अगस्त को होने वाला एक कार्यक्रम जिसे दुनिया देखेगी। पूरे 20 साल बाद बंगाली भाषा की लेखिका तस्लीमा नसरीन कोलकाता लौट रही हैं। वो साहित्य के एक कार्यक्रम में अपनी कविताएं पढ़ेंगी, जहां खुद पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी मौजूद होंगे। तस्लीमा नसरीन साहित्य के उस स्टेज पर अभी चढ़ी भी नहीं है कि राजनीति शुरू हो गई है। तस्लीमा की वापसी को बीजेपी का सियासी एजेंडा कहा जा रहा है। आप खुद देखिए। तस्लीमा नसरीन जो आएगा क्या बोलेगा? मुसलमान के खिलाफ 2-4 अनब शनब बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा, इसीलिए उनको लेके आए। সুতরাং তিনি আসবেন মনে করলে সরকার যদি তাকে প্রোটেকশন দেয় আসবেন।
ममता बनर्जी की पार्टी क्या कह रही है आपने सुन लिया कि हिंदू मुसलमान करने के लिए तस्लीमा नसरीन को लाया जा रहा है और दम्भ भरा जा रहा है। क्या कहकर, अगर सरकार उन्हें प्रोटेक्शन दे सकती है तो बुला ले। अरे आप तो वही पार्टी है ना जो अभी कुछ दिन पहले तक महिलाओं के अधिकारों का सबसे ज्यादा बखान कर रही थी, लड़ रही थी, सबसे बड़ी पैरोकार बता रही थी अपने आप को। ये पार्टी जो बंगाली अस्मिता और बांग्ला मानुष की बात कर रही थी, और आज जब उसी बांग्ला भाषा की लेखिका वापस बंगाल आ रही है तो ये सियासी एजेंडा दिखाई दे रहा है इनको। मतलब घुसपैठियों को रेड कार्पेट वेलकम वाली मानसिकता सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन तस्लीमा नसरीन का बंगाल की धरती पर कदम रखना सियासी एजेंडा है। वोट बैंक की खातिर सीमा पार से आने वाले अवैध नागरिक को गले लगाना सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन तस्लीमा नसरीन का बंगाल की धरती पर कदम रखना सियासी एजेंडा है। आरजी कर से लेकर कामदुनी और फिर संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की चीखों पर सियासत का वो पर्दा डाल देना एजेंडा नहीं है, लेकिन तस्लीमा नसरीन का बंगाल की धरती पर कदम रखना सियासी एजेंडा है। वो दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाने की कोशिश सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन तस्लीमा नसरीन का बंगाल की धरती पर कदम रखना सियासी एजेंडा है। वाह दीदी वाह। दिक्कत किसी लेखिका के आने पर नहीं लग रही है, कष्ट इस बात का हो रहा है कि बंगाली अस्मिता का जो झूठा ढोंग ये सालों से रच रहे थे, तस्लीमा नसरीन की एक झलक ने उस ढोंग के चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं। आज बंगाल की ओर इस देश की नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि कैसे वोट बैंक के ठेकेदारों ने एक महिला लेखिका को उसकी पसंदीदा जमीन से खदेड़ दिया था। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका, ये जान गया। साल 1993 में उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था लज्जा, जो 1992 के विवादित ढांचा गिरने के बैकड्रॉप पर लिखी गई थी। और किताब में हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हुई कम्युनल हिंसा के बारे में लिखा गया था। 1994 में बांग्लादेश में तस्लीमा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद तस्लीमा ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में समय बिताया। उन्हें स्वीडन की नागरिकता भी मिली और करीब 10 साल विदेश में रहने के बाद 2004 में वो भारत लौट आई और कोलकाता में बस गई। 2007 तक वो भारत में रही, लेकिन 2007 के बाद से अब तक 2 दशक बीत गए। बंगाल में पहले लेफ्ट की सरकार और 15 साल ममता बनर्जी की सरकार। कैसे ये दोनों सरकारें कट्टरपंथियों के सामने सिर झुकाकर खड़ी रही। बस सुनते जाइए, सबके चेहरों पर लगे मुखौटे जो है वो उतरते चले जाएंगे। 2003 में तस्लीमा की किताब द्विखंडितो पब्लिश हुई। क्या नाम था? द्विखंडितो। वो पब्लिश हुई, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटने वाली ये कम्युनिस्ट सरकार कट्टरता के सामने घुटने टेक देती है। नवंबर 2003 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की लेफ्ट सरकार सांप्रदायिक तनाव का हवाला देकर किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देती है, जिसे 2005 में हाईकोर्ट ने हटाया। साल 2004 में केंद्र सरकार से नॉन परमानेंट रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता आ जाती है। जून 2006 में टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम सैयद नूरुर रहमान बरकती ने तस्लीमा का चेहरा काला करने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। कई संगठनों ने उन्हें भारत से निकालने की मांग उसके बाद शुरू कर दी। अगस्त 2007 में हैदराबाद में तस्लीमा के नोबेल शोध के तेलुगु अनुवाद का एक विमोचन हो रहा था। उस विमोचन के दौरान कथित तौर पर AIMIM से जुड़े लोगों ने उस कार्यक्रम में अटैक कर दिया, उनके साथ धक्का मुक्की की। और फिर आया 21 नवंबर 2007 का दिन, जब कोलकाता में हालात फिर बिगड़ गए। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम ने तस्लीमा नसरीन की किताबों और उनके वीजा रिन्यू करने के विरोध में
पहले माहौल बनाया, फिर कोलकाता की सड़कों पर 8 घंटों तक उपद्रव मचाते रहे। सेंट्रल कोलकाता का कुछ हिस्सा किसी युद्ध के मैदान जैसा लगने लगा। यह उस समय की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इस दौरान कम से कम 35 लोग घायल हुए, ज्यादातर पुलिस वाले। 1992 के बाद पहली बार शहर में सेना तैनात करनी पड़ गई। सेंट्रल कोलकाता के पार्क सर्कस और रिपन स्ट्रीट पर पुलिस ने जैसे ही जाम हटाने की कोशिश की, आसमान से पत्थरों की खौफनाक बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण झड़प नहीं थी। उपद्रवियों ने बाकायदा गुरिल्ला वॉरफेयर का तरीका अपनाया। घरों की छतों को बंकर बना दिया। नीचे खड़े लोगों और सुरक्षा बलों पर भारी चीजें और ईंटें फेंकी जा रही थी। रिपोर्ट्स में सामने आया कि इस हिंसा के लिए जमीयत उलेमा हिंद के कुछ लोग भी जिम्मेदार थे। पुलिस यह भी मानती है कि इसमें बांग्लादेशी आतंकी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का हाथ भी हो सकता है। जमीयत उलेमा हिंद के हेड सिद्दीकुल्लाह चौधरी यहां तक कह देते हैं कि यह सीपीआईएम के लिए चेतावनी है। यह तो बस शुरुआत है और जल्दी इसका असर भी महसूस होगा। गुंडाई सुनते जाइए। इसके बाद बंगाल की सरकार तस्लीमा से कहती है कि वो कोलकाता छोड़कर चली जाए, यानी दंगाइयों पर कार्रवाई करने के बजाय तस्लीमा नसरीन को चुपचाप बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साल 2011 में जब सत्ता बदली तो मां माटी मानुष का नारा आया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति अब और गहरी हो गई। ममता सरकार के दौरान तस्लीमा को कोलकाता में घुसने की इजाजत नहीं मिली। एक बंगाली लेखिका जो बंगाली में लिखती है, सोचती है, बंगाली अस्मिता उसे आगे रखती है, उसे उसकी पसंदीदा जमीन से महरूम रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। 2012 में कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर उनकी किताब एग्जाइल का बुक लॉन्च रद्द कर देता है। 2013 में ममता सरकार तस्लीमा की लिखी टीवी सीरीज के टेलीकास्ट पर रोक लगा देती है। 2024 में तस्लीमा यह आरोप लगाती है कि बंगाल में आयोजकों पर उनके नाटक लज्जा को हटाने का प्रेशर बनाया गया। और सोचिए, ये सब कुछ छुपकर नहीं, खुलेआम हो रहा था। इस पूरे तमाशे के दौरान पूरा सफेद पोश गैंग धृतराष्ट्र बना बैठा था। ये जो सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के गाने गाते हैं, बोल के लब आजाद है कहते नहीं थकते हैं, ये सब के सब चुप हो गए। जो आज बंगाल में बीजेपी के आ जाने के बाद लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी उस वक्त इतनी लचीली थी कि दंगाइयों के आगे नागिन की तरह बल खा रही थी। बंगाल से जो बदलाव की तस्वीर सामने आ रही है, उससे सो कॉल्ड सिंडिकेट छटपटा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि राष्ट्रवाद ने उस तुष्टीकरण की जड़ों पर मट्टा डाल दिया है। वो काम और वो सोच जिसे ये दशकों तक सींच रहे थे, कट्टरता को जड़ से खत्म करने का काम सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है साहब, पीओजेके से भी यही आवाज आ रही है। और अब बंगाल से आपको कहां ले चलूंगी? पीओजेके, ये कश्मीर हमारा है, सारा का सारा कश्मीर हमारा है। अब पाठशाला में राजनीति शास्त्र की ये क्लास। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हुई पड़ी है।